नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं अज्ञे की रचना मैं क्यों लिखता हूँ। यह मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा की इकाई 18 में सिलेबस में लगी हुई है। रचना को पढ़ने से पहले अज्ञे के बारे में जान लेते हैं। अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 में 1911 और निधन हुआ 1987 में। निधन 1987। इनके जो प्रमुख कविता संग्रह हैं, कुछ कविता संग्रह जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। तो पहला है भग्नदूत। भग्नदूत। दूसरा है चिंता। तीसरा है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। चौथा है बाबरा अहेरी। बाबरा अहेरी। बाबरा अहेरी। अगला है अरि ओ करुणा प्रभामय। अरि ओ करुणा प्रभामय। अरि ओ करुणा प्रभामय। अगला है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। और एक और है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। ये कविता संग्रह अज्ञे के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनमें पहला है भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। ये उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। आगे उनकी जो दो कहानियां हैं वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। कहानियां। पहली है त्रिपथिका। त्रिपथिका। एक है जयदोल। दो कहानियां उनकी प्रसिद्ध हुई, त्रिपथिका और जयदोल। दो उपन्यास इनके प्रसिद्ध हुए हैं। उपन्यास। एक तो शेखर एक जीवनी है। शेखर एक जीवनी। इस उपन्यास में ऐसा माना जाता है कि शेखर ने लेखक ने खुद को शेखर कहा है। और एक उपन्यास और है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप। तो दो उपन्यास जो है उनके प्रसिद्ध हुए। दो उनके यात्रा वृत्तांत हैं। यात्रा वृत्तांत जो कि प्रसिद्ध हुए। पहला है अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद। दूसरा है एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली। तो दो उनके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं। एक तो अरे यायावर रहेगा याद, दूसरा एक बूंद सहसा उछली। तो ये लेखक की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो उनको देख लिया है। अब आगे पढ़ते हैं रचना को। मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, ना जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसा का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है।
एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ, और लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। तो इस प्रश्न का एक उत्तर तो ये हो सकता है कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखना, और लिखकर ही उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। ये मोस्ट कथन है कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। उन न उनका सब लेखन ही कृति होता है। जो उनका लिखा हुआ है वो सभी कुछ कृति मतलब रचना नहीं होता। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से और आर्थिक आवश्यकता से। तो कुछ और जो कारण हैं लिखने के, क्या क्या बताए लेखक ने, कि संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से और आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। यह दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्ती मात्र बन जाता है। निमित्त मतलब होता है कारण, और उन्मेष मतलब प्रकाश या दीप्ति। तो एक तो जो है कृति का भीतरी प्रेरणा का फल भी होता है, और एक होता है बाहरी दबाव। तो जो बाहरी दबाव है वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन जो अंदर की भीतर की प्रेरणा है मन के अंदर की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिखने के लिए। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्म अनुशासन का महत्व बहुत होता है। जो कृतिकार है, जो मतलब लिख रहा है, रचनाकार है, तो उसके स्वभाव और उसका स्वयं का अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं जो कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने तक पड़ा रहे और जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित हो जाता है, केवल उसे एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। मतलब यदि मन आत्मा से, मन से लिखने की इच्छा है तो ज़्यादातर मैं उसी से लिखता हूँ, मुझे किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि बाहरी दबाव कोई हो भी, कोई कारण हो, तो उसे भी मैं बुरा नहीं मानता। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। वैसे उठने वाले, जैसे सुबह से उठने वाले उदाहरण से लेखक ने समझाया कि सुबह कुछ लोग होते हैं कि जो जब तक अलार्म ना बज जाएगा, वो नींद भी खुल जाएगी तब तक उठेंगे नहीं, जब तक अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन लेखक का ऐसा नहीं है, सवेरे उठ जाता है अपने आप ही, लेकिन यदि अलार्म भी बज जाए तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है। यह इसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। तो लेखक किस विषय का विद्यार्थी रहा है? विज्ञान का विद्यार्थी। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी
तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के प्रभाव क्या होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तो यहाँ पर हिरोशिमा का जो परमाणु बम गिराया गया था 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर, उसकी बारे में लेखक ने बताया है। तब उसके समाचार मैंने पढ़े। जब परमाणु बम गिरा तो उसके समाचारों को लेखक ने पढ़ा और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। मतलब बम गिरने के बाद क्या वहाँ पर स्थान पर परिवर्तन हुए, उसके प्रभाव को भी पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। उसकी तर्क संगति भी अलग होती है। इसीलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यों युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। तो जब युद्ध काल चल रहा था तो उस टाइम पर लेखक ने देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी में सैनिक बम फेंकते थे और हजारों मछलियों को एक साथ मार देते थे, जबकि आवश्यकता थोड़ी होती थी। मतलब बम फेंक करके जितनी आवश्यकता नहीं उससे कहीं ज़्यादा मछलियों को मार दिया जाता था। और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया। तो लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला तब वो लेखक हिरोशिमा भी गया जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। और वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग बरसों से कष्ट पा रहे थे। और उस अस्पताल में भी लेखक गया जहाँ पर जब बम गिराया जाता है तो उससे जो रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं, तो जो लोग उससे इफेक्ट हुए उन लोगों को देखने के लिए भी लेखक अस्पताल में भी गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। ये मोस्ट कथन है कि लेखक ने अनुभव से अनुभूति को गहरा बताया है। मतलब अनुभव से अनुभूति, मतलब जब खुद पर गुजरे कोई चीज़ तो उसको ज़्यादा महत्व लेखक समझता है, कम से कम कृतिकार के लिए। तो अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा। जब लेखक वहाँ पर गया तो हिरोशिमा में उन्होंने तत्काल जब वहाँ पे सामने ये सब दृश्य देखे, अस्पताल में देखे, वह स्थान देखा हिरोशिमा में जहाँ बम गिराया गया था, तो तब देख कर वहाँ पर कुछ नहीं लेखक ने लिखा तुरंत, क्योंकि इसे अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। तो एक जो जला हुआ पत्थर है उस पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़ गईं। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक, मतलब बिना कुछ कहे। इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरी अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया।
एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। तो जब लेखक ने जो पत्थर पर एक व्यक्ति की छाया बनी हुई थी, तो उसको देखा और अनुभव किया कि उस जब विस्फोट हुआ तो वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा, तो उसमें से जो रेडियोधर्मी पदार्थ निकले और वो किरणें जाकर के उस पत्थर में जाकर के वो छप गई उसकी पूरी छवि। तो उसको देख करके लेखक को लगा कि मतलब पूरी अनुभूति हुई लेखक को कि मैं भी उस समय वहाँ पर उपस्थित हूँ, ऐसी लेखक को अनुभूति हुई। इसी में से वह व्यवस्था जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। तो लेखक ने कविता हिरोशिमा पर कहाँ लिखी? रेलगाड़ी में बैठ कर के वह कविता उन्होंने लिखी। जापान में नहीं लिखी, जापान में यह सब देखा, लेकिन जब भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे हुए थे तो उन्होंने वह कविता जो हिरोशिमा पर लिखी। यह अच्छी कविता है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यह मेरे निकट का महत्व की बात है। मतलब जो कविता उन्होंने लिखी वो उन्होंने अनुभूति से उसको जन्म दिया है, उस कविता को। उनको लेखक को उस पत्थर पर देखकर अनुभूति हुई। अब उस कविता को भी पढ़ लेते हैं कि जो लेखक ने कविता लिखी थी। यह कविता 1959 में प्रकाशित अरि ओ करुणा प्रभामय, जो कि लेखक का काव्य संग्रह है, उसमें यह कविता संकलित है। हिरोशिमा, हिरोशिमा कविता। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। उजड़ी सड़कों की गच पर मानव का रचा हुआ सूरज